बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, इस्लाम ने इंसान को जहालत की तारीकियों से निकाला और खुसूसन औरत को पहली बार एक मुक़द्दस मुकाम दिया। औरत का तक़द्दुस मुआशरे के हर फर्द पर बिला वास्ता या बिल वास्ता इज्जत और नामूस की रखवाली का कहा गया। जब हर बच्ची, हर औरत के तहफ़्फ़ुज़ को दीन व अमान तस्वुर किया गया है तो क्यों ज़ैनब से लेकर मरवा तक जैसी मासूम बच्चे दरिंदगी का शिकार होते हैं? क्यों बिनते हवा, शाहीना शाहीन, उरूज ख़वातीन सहाफ़ी के कत्ल को घरेलू तनाज़ा का शाखसाना करार देकर जान छोड़ाई जाती है? क्यों औरत को गैरत, वनी जैसी सूली पर चढ़ना पड़ता है? यहाँ हरासमेंट से, घरेलू तशद्दुद से, कत्ल से ज़्यादती की ना ख़त्म होने वाली दास्तान है। चाइल्ड प्रोटेक्शन बिल हो या ज़ैनब अलर्ट बिल, ज़्यादती के वाक़यात में इजाफा ही होता जा रहा है। क्यों हमारा समाज पस्ती की गहराइयों में गिर चुका है? कौन सी समाजी नाहमवारियां हैं? कौन अपनी जिम्मेदारी से गफलत बरत रहा है? सजा और जजा का अमल क्यों कमजोर है? जब भी इस हवाले से आवाज उठाई जाती है तो औरत की आज़ादी और उसके चुस्त लिबास से इस इशू को मंसूब करके औरत पर ही उंगली उठा दी जाती है। बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। पाकिस्तान में कोई कानून नाम की शय है? सुना है कानून कमजोरों को तहफ़्फ़ुज़ देता है, या ये कानून की बात महज किताबी बात है? क्या असल जिंदगी से राब्ता है? हमने जो देखा, इसमें जो कुछ नजर आया, सिवाय अंधेरे के कुछ नजर न आया। घर से आम सौदा लेने के लिए निकलने वाली राह चलती लड़की को हमारे इर्द गिर्द के माशरे में ही हिरासा किया जा रहा है। वर्किंग वुमेन तो इस लिहाज से बहुत ही बड़ा जुर्म कर रही है, खुसूसन जब वो मीडिया और बिलखुसूस न्यूज मीडिया से ताल्लुक रखती हो। क्या खवातीन सहाफत ना करें? क्या इसके लिए इन खवातीन को साइबर बुलिंग और हैरेसमेंट का सामना करना पड़ेगा? इनको कभी पब्लिक कमेंट्स में डराया जाएगा, कभी इनबॉक्स पैगामात से। खवातीन जर्नलिस्टों कभी जान से मारने की धमकियां, कभी इज्जत पे हमले की बातें सहना पड़ेंगी। ऐसा क्यों है? क्यों खवातीन घर से बाहर काम के लिए नहीं निकल सकती? पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मोहल्ला, वर्क प्लेस क्यों महफूज नहीं? क्यों इनको वो सब कुछ सहना पड़ता है? खवातीन के लिए ऐसे ही एक गिरोह ने आवाज उठाई, बस अब नहीं, और सरेआम कानून नाफिज करने वाले इदारों को इसका नोटिस लेने को कहा। बलोचिस्तान में सरकारी टीवी से ताल्लुक रखने वाली 2 खवातीन का मुबैना कत्ल कहीं इसी समाजी दबाव का नतीजा तो नहीं? इससे आगे बढ़ें तो हमारे बच्चे, हमारा मुस्तकबिल, मासूम बच्चे, इनके खिलाफ बढ़ते जराइम क्या निशानदही कर रहे हैं? क्या गैर महफूज बच्चे मुस्तकबिल की तबाही का सिग्नल नहीं दे रहे? हमने 100 बच्चों का कातिल देखा, कसूर में 300 से जायद मासूम बेकसूर बच्चों को जुर्म की भेंट चढ़ते देखा, खूबसूरत मासूम परी चेहरा ज़ैनब का हाल देखा, अपने मालिकान के तशद्दुद से लर्जा तैयबा को भी देखा, बोरी में बंद वीराने में पड़े नन्हे लाशें, वो जो मिल गए और वो जो ना मिल सके, अपने घर के दरवाजे के साथ खेलते खेलते कहाँ गायब हो गए वो मासूम बच्चे। इनके वालिदैन को कैसे करार आएगा? नहर में फेंकी गई हर बच्चे की वेलकम बैक नाज़रीन। पैकेज आपने देखा और अपने गेस्ट का तारुफ करा दूं। इस वक्त मेरे साथ नुसरत हारिस मौजूद हैं, आप एंकर पर्सन भी हैं और इस वक्त आप माई ब्रेन फील्ड की डायरेक्टर भी हैं। बहुत शुक्रिया नुसरत हारिस आपका। तंजीला मज़हर मेरे साथ हैं, शायरा हैं, कॉलम निगार हैं, एंकर पर्सन हैं। सबसे पहले नुसरत हारिस, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आज का जो मौजू है वो हम इससे पहले भी कई दफ़ा कर चुके हैं। हैरेसमेंट पे बात कर चुके हैं, बच्चों के साथ ज़्यादती पे बात कर चुके हैं, घरेलू पुरतशद्दुद वाक़यात और कत्ल गारतगरी पर बात कर चुके हैं। क्या वजह नज़र आती है कि जब भी बात करते हैं तो वो केसेस ज़्यादा रिपोर्ट हो चुके होते हैं? कहाँ फेलियर है हमारी सोसाइटी में? थैंक यू शाजिया। अस्सलाम वालेकुम तमाम सुनने और देखने वालों को। आपने नहायत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट आज उठाया है, हमेशा की तरह, और ये ऐसा सब्जेक्ट है कि मैं, आप और जितने आपके प्रोग्राम के पार्टिसिपेंट्स हैं, तंजीला हमारे साथ हैं, सबके दिल को लगती और चुभती हुई बात है। देखिए, आए रोज ये केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं और हर नौयत के, हर एज ग्रुप के, हर बैकग्राउंड के साथ, हर सिटी में, हर गांव में। फेलियर हमारा सबसे बड़ा तो ये है कि कभी हमने इबरतनाक सजा नहीं दी। इसमें चाहे ह्यूमन राइट्स के इदारे कुछ भी कहते हों, बहुत माजरत के साथ और बहुत इज्जत के साथ मैं ये बात करना चाहती हूँ कि जब तक हम कोई न्यूसेंस है, कोई बुराई है हमारे मुआशरे में बढ़ती जा रही है, आप उसे मजहब के साए में देख लें या आप उसे वैसे कल्चरल एस्पेक्ट से देख लें, आप उसका लीगल एस्पेक्ट देख लें, जब तक सजा और जजा का कॉन्सेप्ट नहीं होगा तब तक बुराइयां इसी तरह परवान चढ़ेंगी।
क्या एक भी शख्स को हमने दिखाया, चले मैं सिवियर सजा की बात नहीं करती, लेकिन एक भी शख्स को हमने किसी भी तरह लोगों के सामने लेकर आए? कौन कौन से कसूर के वाकया आपके सामने, दिल दहला देने वाला वाकया था? कौन से और वाकयात हैं मदरसों में और जगहों पर? फिर आप बच्चियों के वाकयात देखते हैं, खवातीन के वाकयात देखते हैं, आप मुर्दा खवातीन के हवाले से भी वाकयात सुन चुके हैं, देख चुके हैं। ऐसी सोसाइटी में मुझे बड़ा अफसोस होता है कि कहाँ हमारी सोसाइटी में ऐसे होनहार लोग मौजूद हैं, ऐसे अमेजिंग लोग मौजूद हैं जो पूरी दुनिया में नाम बना रहे हैं, बट एट द सेम टाइम कहाँ गलती हो रही है, कहाँ हमारे तालीमी इदारों की गलती हो रही है, कहाँ हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की तरफ से कोई गैप छोड़ा जा रहा है, कहाँ हमारा लीगल सिस्टम कोई उनको ऐसी राहें फरार दे रहा है कि वो पकड़े नहीं जाते, या पकड़े जाते हैं तो बेल आउट हो जाते हैं, बेल आउट होने के बाद दोबारा एक वाकया हो जाता है, फिर उस पर सोशल मीडिया आवाज उठाता है, आपकी तरह के एंकर्स उस पर बात करते हैं, मेहनत करते हैं, रिसर्च करते हैं, गेस्ट से काफी कुछ कोशिश करते हैं कि उनका जहन क्या है वो सामने आए, लेकिन उसके बाद क्या है? नो रिजल्ट एट ऑल। मीडिया अपना काम कर रहा है, तमाम लोग अपने अपने तौर से अपना काम कर रहे होते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में बहुत मुअद्दबाना गुजारिश मैं करना चाहूंगी अपनी जुडिशरी से कि जो मुल्जिमान पकड़े जाते हैं, खुदारा उन पे काम किया जाए, उनको देखा जाए। पुलिस के निजाम में भी साइकोलॉजिकल एक एस्पेक्ट है जिस पर काम होता है, जैसे छोटे बच्चों को आपने देखा होगा, सुना भी होगा, जुवेनाइल कोर्ट्स जब होती है या जुवेनाइल जेल होती है, वहां पर उनके साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट पे या उनके जहन पे काम किया जाता है। इसी तरह से हमारे यहाँ जो कम उम्र लड़के हैं, जो हमारे यहाँ मर्द हजरात हैं या हमारे यहाँ और लोग हैं, उनके लिए भी मेरे ख्याल में ये एक साइकियाट्रिक एंगल जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। मुझे नहीं मैं इसका एक पूरा सिस्टम बनाना पड़ेगा, शायद स्कूल में, कॉलेज में या दफातर में, लेकिन ये सारा अग्रेशन और ये सारी वबा कहूंगी मैं तो इसे, ये आ कहां से रही है? मैं तो खुद हैरान हुआ है रोज ये कहानियां पढ़ के, सुन के। ठीक है तंजीला, एक तो बात होती है हैरेसमेंट की, मुझे जरा ये बता दीजिएगा कि ये हैरेसमेंट की डेफिनेशन है क्या? ये कोई डिस्क्रिमिनेशन है? क्योंकि हमारे यहाँ तो बहुत सारी खवातीन ऐसी हैं जो समझती हैं सिर्फ वर्किंग लेडी को हैरेसमेंट है, घर बैठी खातून को भी हैरेसमेंट है, अपने रिश्तेदारों से, सड़क पे चलती हुई खातून को भी हैरेसमेंट होती है, लेकिन हमारे यहाँ क्या बिला वजह अपनी मर्जी थोपने को हैरेसमेंट कहते हैं? देखिए, थैंक यू सो मच आजिया, इतने अहम इशू पे हम आज बात कर रहे हैं। हमें जिस बात की सबसे ज्यादा जरूरत है वो यही है कि हम इस माशरे में ये एहसास पैदा करें कि ये मामला संजीदा है और इसको हंसी मजाक, इसको ठट्ठा और इसको वो इस तरह की चीजें ना बनाएं कि जैसे औरतों को लगता है कि ये मसाइल हैं और ये मसाइल हैं नहीं। आपने अक्सर सुना होगा, लोग कहते हैं औरतें तो जी वैसे जरा जरा सी बात पे, किसी भी बात पे बिगड़ जाती हैं। तो जो खवातीन की चॉइसेस को अवॉइडेट करना है, उनसे उनकी मर्जी ना पूछना है, उनकी मर्जी के खिलाफ उनके साथ ताल्लुक बनाने की कोशिश है, चाहे वो घर में है, चाहे वो घर से बाहर है, चाहे वो काम करने की जगह पर है, ये सारी चीजें हरासमेंट में आती हैं। और हमारे यहाँ बदकिस्मती से हम ये समझते हैं कि जब तक कोई औरत फिजिकली वायलेट नहीं होती, जब तक कोई जिस्मानी तशद्दुद नहीं होता, या जो आप दुदुकूब करना, जो वो वाली हालत है, जब तक आप किसी को जिस्मानी तौर पे कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, तब तक लोगों को लगता है कि शायद ये ज्यादती के जुमरे में आता नहीं है। तो जो नफ्सियाती दबाव है, जो आप उसको जहनी दबाव का शिकार रखते हैं, जो तनाव जिसका वो शिकार औरत रहती है, उसकी कोई रियलाइजेशन नहीं। और मैं हमारे मुआशरे में, मैं नुसरत की बात से बिल्कुल एग्री करती हूँ कि सिर्फ औरतों के साथ ही इस तरह का रवैया रवा नहीं रखा जाता। हमारा पूरा मुआशरा ही ऐसे बन गया है कि यहाँ पे दूसरों के ऊपर मर्जी का जो तसल्लुत है वो तो बहुत आम है। औरतें उसमें क्यों ज्यादा उसका शिकार है? क्योंकि औरतों को मुआशी तौर पर हमेशा दूसरों के ऊपर इन्हिसार करना पड़ता है और औरतों को इंडिपेंडेंस नहीं दी जाती। और अब हम ऐसे वाकयात भी सुनते हैं कि जहाँ पे औरतों को मुआशी तौर पे इतनी इंडिपेंडेंस और इजाजत तो है कि वो घर से बाहर निकले और कमा के लाएं, और घर में जो मुआशी जो कंट्रीब्यूशन है, वो शराकतदारी उनकी मुकम्मल उनको इस बात की तो इजाजत है, लेकिन फिर भी आप उनको फैसला करने की इजाजत नहीं देते, आप उनको चॉइसेस वो करने की इजाजत नहीं देते। तो जहाँ तक हरासमेंट की डेफिनेशन का ताल्लुक है, कोई भी ऐसा काम, कोई भी ऐसी हरकत, कोई भी ऐसा रिमार्क, कोई भी ऐसा इशारा, कोई भी ऐसी ज्यादती जो खातून को अनकंफर्टेबल करती है। देखिए,
वो उसमें बेशक आप जिस्मानी तौर पे औरत को हाथ नहीं लगा रहे, लेकिन अगर आप उसको देख ऐसे अंदाज में रहे हैं, आप उसके सामने हरकतें ऐसी कर रहे हैं, आप बैठे इतने वल्गर अंदाज में हैं कि वो औरत जो है वो काम करने वाली जगह पे बड़ी और उसको बार बार उलझन हो रही है और वो अपने आराम से काम नहीं कर पा रही, आप उसके पास से गुजरते ऐसे हैं कि उस बेचारी को बहुत सिमट के सुकड़ के गुजरना पड़ता है। आपके निशिस्त के साथ अगर उसकी निशिस्त है तो आप इतने फैल के बैठ गए हैं कि वो बेचारी अपने कोहनियां जो है वो अपने जिस्म के साथ जोड़ के डर के बैठी हुई है कि अगर जरा सी भी हिली तो आपके जिस्म के साथ उसका जिस्म लगेगा। तो ये जो सारी चीजें हैं ये इतनी लाइट है नहीं, क्योंकि जो ज़हनी दबाव से वो गुजरती है वो इतना संगीन है। बहुत सारी औरतें घर में बता नहीं सकती, देखें फैमिली की सपोर्ट नहीं होती, और हमारे मुआशरे में इतनी बड़ी ज्यादती कल हुई है, खातून को रेप किया गया जी, और उसके ऊपर भी और आईजी का स्टेटमेंट आप देखिए, वो कह रहे हैं कि उनको रात, हाँ उसके ऊपर भी आप सुन रही हैं ना कि वो कह रहे हैं अकेली बाहर क्यों थी और तन्हा क्यों थी। तो हमारी औरतें इसी वजह से नहीं बताती, उनको कहा जाता है आप जाती ही क्यों हैं, काम करने की जरूरत ही क्या है, घर में रहो, मार खाओ, जो मर्जी करो, जरूरत क्या है। तो ये जो जरूरत क्या है वाली जस्टिफिकेशन है ना, ये जो विक्टिम शेमिंग है कि अगर आप बाहर ना निकलती तो आपके साथ ये ना होता, इस सारे नैरेटिव को भी चैलेंज करने की जरूरत है, क्योंकि जो औरतें घर में ही बैठी हैं, बाहर नहीं निकलती, उनको भी यही इसी तरह के जुल्म और लेकिन ज्यादती का शिकार बनाया जाता है। नुसरत, नैरेटिव चेंज करने के हवाले से बात करूं तो अभी हमने देखा रिसेंटली 2 सहाफी एंकर पर्सन जो है उरूज और शाहीना शाहीन, इनका मर्डर होता है और इनके मर्डर को, मुझे नहीं पता, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, लेकिन उसको घरेलू तनाज़ा करार देकर वो फाइल क्लोज कर दी जाती है। आपने भी काम किया, मैंने भी काम किया, आपको भी यकीनन अपनी फैमिली की, अपने हस्बैंड की सपोर्ट है, मुझे भी सपोर्ट है, हमें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं बहुत जगहों पर, लेकिन इन द एंड ये होता है कि हमारी फैमिली जब हमें सपोर्ट करती है तो हमारे लिए वो बड़ा मतलब हमें एक पैशनेट भी करती है, हमारा मोराल भी हाई करती है। लेकिन कैसे अपनी आज़ादी की डेफिनेशन औरत के लिए क्या है? अगर काम करने निकलती है तो उसको आज़ाद ख्याल करार दे दिया जाता है, आज़ादी नहीं कहा जाता। देखिए, ये बड़ी अजीब गरीब किस्म की सोचें हैं हमारी सोसाइटी में। मैं आपको एक छोटे से वाकये से कोट करती हूँ कि हम सब सैलून जाते हैं, तो एक दफा मैं वो कुछ सैलून गई और वहां पर जो अटेंडेंट थी उससे मैं बात कर रही थी। वो मुझे बातें करते करते, क्योंकि उसको पता था कि टीवी से मेरा ताल्लुक है, तो उसने कहा कि रात में जब हम जाते हैं घर में, हमारी छुट्टी होती है 7 बजे 8 बजे ऑफ होता है, तो जब हम घर जाते हैं, जब हम बस स्टॉप पे खड़े होते हैं, बड़ा फेमस एक बस स्टॉप है, वहाँ खड़े होते हैं, बहुत वहाँ पब्लिक होती है, बहुत सब कुछ होता है, लेकिन कोई ना कोई हमें हरास करके चला जाता है। बाइक्स आके हमारे पास रुकती हैं, वो बस का इंतजार कर रही होती है, बाइक्स आके हमारे पास रुकती हैं, लोग गाड़ियों में हमारे पास आके रुकते हैं, लोग चलते हुए जा रहे होते हैं तो हमें कोई ना कोई जुमला मार देते हैं। मेरी समझ नहीं आया, क्योंकि आपने भी अमूमन देखा होगा कि इस तरह जो घरों से बच्चियां निकल के आ रही होती हैं, वो बेसिकली अपने घरों को सपोर्ट कर रही होती हैं और कवर्ड होती हैं, अबाए वगैरह उन्होंने पहने होते हैं, सुबह में आ रही होती है, रात में जा रही होती है, तो वो अपनी सिक्योरिटी का और अपने पहनावे का, हर चीज का, क्योंकि हमारे यहाँ तो ये भी कहा जाता है ना कि पहनावा ऐसा था तो ये मामला हुआ, इसलिए मैंने खुसूसी तौर पर जिक्र किया कि नकाब में भी होती थी उनमें से कई। उन्होंने मुझे कहा कि हम नकाब में होते थे, मगर उसके बावजूद लोगों के जुमले और लोगों की बातें और लोगों का आके रुकना या कुछ कहना। सो हमारी सोसाइटी को ना शाजिया, मुझे लगता है कि एक ओवरहॉलिंग की जरूरत है, एक रियल ओवरहॉलिंग की जरूरत है। हमारे यहाँ ये मामलात एक के बाद एक हुए चले जा रहे हैं, और जिस तरह आपने खवातीन जर्नलिस्ट की बात की, अभी जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन होगी सामने आएगा, लेकिन अगर शाहीना शाहीन के केस में जिस तरह कहा गया कि बाद में पता चला है कि उनके हस्बैंड ने उन पे फायर किया है, 2 गोलियां उनको लगी और उसकी ताप वो नहीं ला सकी और दुनिया से चली गई। चाहे हस्बैंड ने गोली मारी है, चाहे प्रोफेशनल मामला है या पर्सनल मामला है, वो फाइल ऐसे क्लोज नहीं हो सकती, उसकी तह तक जाने की जरूरत है। और हमारे यहाँ अब इन टैबूज से निकलने की बहुत अशद जरूरत है, हमारे यहाँ इन सेंसिटिव एरियाज पे काम करने की बहुत जरूरत है। देखिए, वक्त के साथ साथ जो टैबूज हम समझा करते थे, आज उनपे हम बात करने लगे हैं, आज उनपे न सिर्फ बात हो रही है, उनपे प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन हो रही है। जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको ब्रेस्ट कैंसर की, पहले लोग इस बारे में बात नहीं करते थे जी। आज बात भी हो रही है, काम भी हो रहा है और अस्पताल भी बन रहे हैं और खवातीन को आगाही भी दी जा रही है। इसी तरह लाइक वाइज हमें कहीं से शुरू करना है। हमारी वो जर्नलिस्ट जो ऐसे एरियाज में है, ऐसे बैकग्राउंड में है जहां पर उनके लिए मुश्किल है, हमारी वो खवातीन जो कोई भी ऐसा काम करेंगे घर से निकल के,
उनकी सपोर्ट या उनके एक ओवरऑल ये जो आप प्रोटोकॉल कह लीजिए, इसका ख्याल रखना या इस पे काम होने की बहुत जरूरत है। हमारे यहाँ माइट इज राइट है, जो पावरफुल है वो सही है, और पावरफुल के जेर असर तमाम इदारे काम कर रहे होते हैं। अनफॉर्चुनेटली ये मुझे कहना पड़ रहा है, क्योंकि हमने इसी सिस्टम में बहुत से अच्छे काम, बहुत से अच्छे जजमेंट्स भी देखे हैं, बट एट द सेम टाइम हमारे यहाँ ये जो विशियस सर्कल है ये अभी तक उसी तरह मौजूद है। और चाहे वो आप ये खवातीन की जिस तरह आपने बात की, हमारे यहाँ ये जर्नलिस्ट, तो आपने जिस तरह शाहीन का ताल्लुक तुर्बत से, कराची और इस्लामाबाद में जो जर्नलिस्ट हैं जैसे तंजीला ने बताया, उनके साथ भी इसी तरह कई मामला हैं। जी मैं उसी पर आ रही थी। टीवी एक्ट्रेसेस के साथ इस तरह के मामला हैं। फेमस लोगों का मामला पता चल जाता है, टीवी पर आ जाता है, सोशल मीडिया पे आ जाता है। लेकिन इसके अलावा नामी ग्रामी खवातीन के साथ यही है कि वो जो कमा रही है वो कमाती फैमिली के लिए, उनकी फैमिली ये समझती है कि ये हमारे लिए कमा रही है, और दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि उनके हस्बैंड ये समझते हैं कि जो ये कमा के ला रही है वो मेरा हक है, जैसे मैं कमाता हूँ और ये यूज करती है या बच्चे यूज करते हैं, ऐसे ये कमाएगी तो मैं भी यूज कर सकता हूँ, बच्चे भी यूज कर सकते हैं। और हमारे यहाँ फैमिलीज में इसी हिसाब से इज्जत भी दी जाती है। अगर कोई खातून वर्किंग लेडी है, छोटी पोस्ट पे है, वैसी इज्जत, बड़ी पोस्ट पे गई और इज्जत, उससे बड़ी पे गई और इज्जत, और अगर नौकरी खत्म हो गई तो बिल्कुल इज्जत खत्म हो गई। अनफॉर्चुनेटली ऐसे भी माहौल है और ऐसे भी घराने मौजूद हैं। सो हमारे यहाँ ये शायद अब तक इस चीज की तमीज ही नहीं डेवलप की गई है कि अगर कोई खातून काम करेगी, वो भी किसी की औलाद थी, उसने भी पढ़ा लिखा, वो भी इंसान है, वो भी करियर ओरिएंटेड हो सकती है, जो उसका पैसा है उसकी भी राय उसमें शामिल हो सकती है, वो अपनी जिंदगी संवार सकती है, निखार सकती है। तंजीला, जिस तरह नुसरत ने बात की, अवेयरनेस तो बहुत आ गई है लोगों में, हर प्लेटफॉर्म पे बात होती है। बड़ी अच्छी उन्होंने बात की कि जो खवातीन जिनके पास पावर है, जो हाईलाइट कर सकती हैं इस चीज़ को, वो तो फाइट करती हैं। आपने भी बड़े अरसे तक एक चैनल्स में ये चीज़ें फेस की, काफ़ी जॉब भी नहीं रही आपकी, काफ़ी अरसे आप इसको फाइट करती रही और बिलाखिर आपकी जीत भी हुई। लेकिन मुझे ये बताइए कि हम लोग, मैंने भी एक चैनल को इसी वजह से छोड़ा था कि वहाँ पे भी मुझे हरासमेंट का सामना था, और मैं जब कुछ नहीं कर सकी तो मैंने वो चैनल ही छोड़ दिया। लेकिन ये कब तक चलता रहेगा? मतलब अगर हुकूमती किरदार की हम बात करें, एक बार फिर हमने देखा ट्विटर पे कैंपेन चली है जिसमें बाकायदा नाम आया इनका कि जो हुकूमती जमात की हिमायत करने वाले हैं उस पर उनका इल्ज़ाम आया था। तो ये क्यों काउंटर नहीं करती हुकूमती इदारे, काउंटर नहीं करते, जो इदारे हैं वो काम नहीं करते, क्यों इस तरह सरफे नजर किया जाता है इसको? एक चीज जो मैं नुसरत की बात में ही उसको सारी बात को इंडोर्स करते हुए ऐड करना चाहती हूँ कि हम अभी भी जानबूझ के जो औरतों का काम है उसकी कंट्रीब्यूशन को हम अंडरमाइन बहुत ज्यादा करते हैं पूरे मुआशरे में। घर में भी खातून की नौकरी को बहुत ज्यादा मुश्किल नौकरी नहीं समझा जाता। वो जो मर्जी काम करी हो, चाहे वो सहाफत करी हो, चाहे वो किसी स्कूल में उस्तानी हो, चाहे वो हेडमिस्ट्रेस हो, मतलब घर से डिस्क्रिमिनेशन शुरू हो जाती है। हाँ, आप जो मर्जी काम मेहनत करके आए, आपको वो वाला प्रोटोकॉल नहीं मिलेगा जो मर्द बाहर नौकरी करने जाता है तो जब वापस आता है उसको मिलता है। तो आपको हर जगह अपने आप को ज्यादा मनवाना होता है। दफ्तर में आपको ये जंग लड़नी होती है कि हम भी इतनी एबिलिटी रखते हैं जितनी आप रखते हैं, उसके लिए आपको डबल जोर लगाना पड़ता है। फिर आपको घर में शायद ट्रिपल जोर लगाना पड़ता है, आपको सारे काम भी और सारी जिम्मेदारियां भी निभानी पड़ती हैं। क्योंकि हमने जो स्टीरियोटाइपिंग की हुई है वो ये है कि अगर आप एक कामयाब कैरियर वाली खातून है, जिसका मतलब है कि आपका घर तो खराब ही है, और अगर आपने घर को कामयाब बनाना है, जिसका मतलब है कि बाहर की दुनिया में आपकी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। जो नुसरत भी अभी कह रही थी कि कंट्रीब्यूशन को उस तरह से एक्नॉलेज नहीं किया जाता। हम अपने सियासी हलकों में भी यही देखते हैं, हमारी सियासी जमातों में भी यही हाल है कि खवातीन को मखसूस कोटे पे जगह तो नुमाइंदगी तो दी जाती है, लेकिन उनको फैसला साजी में हिस्सा नहीं मिलता। तो जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि एक औरत जो है, ये हमने ये जो नगमे बनाए हुए ना कि हम माएँ, हम बहनें, हम बेटियां, भाई अगर मैं माँ बहन बेटी नहीं हूँ तो क्या मैं इंसान नहीं हूँ? क्या मैं पाकिस्तानी नहीं हूँ? क्या मैं शहरी नहीं हूँ? और मेरे जो बुनियादी हुकूक हैं क्या वो मुझे सिर्फ मर्द के साथ किसी ताल्लुक की निस्बत से मिलेंगे? अगर मेरा ताल्लुक नहीं है किसी मर्द से और मेरे जो है वो कोई इंदराज ऐसा नहीं हुआ हुआ मेरे डॉक्यूमेंट में, मैं किसी की बेटी बहन वो नहीं हूँ, बीवी, तो इसका मतलब ये है कि मैं नौकरी नहीं कर सकती, इसका मतलब है कि मुझे तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिलेगा, इसका मतलब है मुझे इज्जत नहीं मिलेगी। तो ये साइकी ही है और इदारे भी इसी साइकी के साथ बड़े हुए हैं। देखिए, मुआशरों में सबसे जो मुश्किल काम होता है शाजिया, वो ये होता है कि आपने जो
सारी जिंदगी सीखा हो, जब आपसे ये कहा जाए कि अब आपने कुछ और सीखना है और जो आपने पहले से सीखा है इसको सबको आपने खत्म करना है। हमारे माशरे में अनलर्न करने की जरूरत है बहुत कुछ, हमारी औरतों को भी। आप देखिए हमारे माशरों में मैं बहुत सारी ऐसी मिसालें जानती हूँ कि जब किसी खातून पे घरेलू तशद्दुद हो रहा होता है तो उसके भाई और बाप तो कहते हैं कि दफा करो, लानत भेजो, छोड़ो, शादी को भी दफा करो, लेकिन माँ कहती है कि नहीं नहीं बेटा घर बसा के रखो। आपकी सहेलियां जो औरतें होती हैं वो कहती हैं नहीं यार कोई बात नहीं, मारता है लेकिन देखो ये भी तो इसके फायदे हैं, इतना अच्छा भी तो है, इसकी अच्छाइयां भी हैं। तो हमारी औरतें भी इसी पिदरसरी में बड़ी हुई हैं, हमारी औरतें इसी पिदरसरी मुआशरे का हिस्सा रही हैं, तो समहाउ एक एक्सेप्टेंस आ जाती है। तो आपके मुआशरे ने एक्सेप्ट कर लिया है कि औरत मार भी खाती रहे तो भी घर बसा हुआ होना चाहिए उसका। ये जो औरत के साथ ये जो इंटाइटलमेंट्स आप लोगों ने इतनी ज्यादा, मतलब आप लोगों से मुराद इस मुआशरे ने जोड़ दी हैं, उनको चैलेंज करने की जरूरत है। टैबूज अभी तक खत्म नहीं हुए। खातून जो है वो पैसे देती रहे तो फिर तो आपको ये नहीं लगता कि हाँ औरतों के पैसे खाने चाहिए नहीं खाने चाहिए, लेकिन जैसे ही वो कोई फैसला करने की कोशिश करे तो आप कहते नहीं औरतों का काम नहीं, ये मर्दों का काम है, ये मर्दों को ही करने चाहिए। तो ये माइंडसेट आपको पार्लियामेंट में भी नजर आता है, ये घरों में भी नजर आता है, ये दफातर में भी नजर आता है। अब एक्शन क्या लेना चाहिए? सजाओं की बात हम बहुत बार कर चुके हैं, सजाएं जरूरी होती हैं। आपका पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो एक स्टेटस को है। जब मैं हमेशा लोगों को ये समझाने की कोशिश करती हूँ कि जो पावर है ना वो मर्दों के हाथ में है। वो क्यों है? बॉसेस मर्द हैं, फैसला साजी की पोजीशन पे मर्द ज्यादा हैं, औरतें नहीं हैं। जब तक औरतें वहां पे नहीं होंगी तो शायद औरतों की साइड कोई नहीं लेगा। और बहुत सारी औरतें हरासमेंट के केसेस में या वायलेंस के केसेस में मर्दों का साथ इसलिए नहीं देती कि वो वायलेंस को गलत नहीं समझती, वो मर्दों का साथ इसलिए देती हैं कि मर्द पावर में है, मर्द बॉस है, और अगर वो मर्द के खिलाफ बोलेंगे इनकी नौकरी चली जाएगी। जेंडर का वहां पे कोई सी अमल दखल नहीं है। तो ये जो पावर है मर्द के हाथ में कि आपने एग्जीक्यूटिव के ऊपर किसी को बिठाया हुआ है, जस्ट फॉर एग्जांपल वजीर आजम भी वही है, वजीर भी वही है, चीफ एग्जीक्यूटिव भी वही है, इदारों में सारे ओहदे उसी के पास हैं, कमेटियों का हेड वही है, जज वही है, जर्नल वही है, सब कुछ वही है। औरत नहीं है। औरत जो है वो बेचारी या तो डॉक्टर है या फिर टीचर है और फिर या फिर हम जैसी सहाफी खवातीन है जो कि अपने सारे निजाम में हम माइनॉरिटी हैं। लोग कहते हैं हम 5% है, मुझे लगता है लेकिन औरत को एम्पावर भी तो किया गया कहीं कहीं पे, ऐसा भी नहीं है। बहुत थोड़ी है ना। कितनी औरतें आपके पास, एडिटर्स कितनी औरतें आपके पास, इतनी। अच्छा एक और भी मसला है, मैं यहाँ पे आपकी बात से भी मैं एग्री करती हूँ। जहाँ पे औरतों के हाथ में कुछ आया, फॉर एग्जाम्पल हमारी ड्रामा राइटर औरतें हैं, मैं इसमें बहुत बार व्लॉग्स कर चुकी हूँ, जहाँ आपको मौका मिला कि आपने कुछ चैलेंज करना था, वहाँ आपने जी भर के थप्पड़ लगवाए औरतों को। आपने कहा हीरोइन तो वही है कि जो रोती भी है, और वहाँ पे भी आपने स्टीरियोटाइपिंग को स्टैम्प करना शुरू कर दिया कि अगर आपने एक अच्छा सीईओ बनना है औरत ने, इसका मतलब है कि या तो आपको तलाक हो चुकी होगी या फिर आपने शादी नहीं की होगी, मतलब आपका घर तो टूटा ही होगा। तो ये जो चीज है ना, ये हमें दिखाने की जरूरत है भाई कि एक औरत सीईओ भी हो सकती है। आपके सामने है बहुत सारी, लाइक जस्ट टेक एग्जाम्पल ऑफ नुसरत इतनी कामयाब मीडिया एंकर हमेशा से रही है। शी हैज बीन माय कुलीग, मेरे साथ इदारे में काम किया हुआ है, माशाल्लाह से इतने अच्छे से घर बच्चे सब संभाले हुए हैं, काम करती है। तो वी नीड टू शो सम गुड एग्जाम्पल्स। ये लोगों को अपने डराया हुआ है कि अगर आपने करियर में तरक्की, और ये देखें ये सोची समझी स्कीम है कि आप औरतों को डराते हैं कि भाई तुमने अगर सीईओ बनना है ना, इसका मतलब है कि शौहर भी तुम्हें छोड़ देगा, बच्चे भी छोड़ देंगे, खवार होती रहोगी, जलील होती रहोगी, थिंग्स लाइक दैट। ठीक है, हमें यहाँ ब्रेक लेनी होगी और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो एक और एस्पेक्ट से बात करेंगे जो बच्चों के खिलाफ बढ़ते हुए जुर्म और ज्यादती के केसेस हैं। ज़ैनब से लेके मरवा तक अब तक जो बिल्स आए हैं उन पर कितना इम्प्लीमेंट हुआ है और ये केसेस क्यों बढ़ते जा रहे हैं, इस ब्रेक के बाद बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, और मेरे पास इस वक्त सिंध चाइल्ड प्रोटेक्ट रिपोर्ट है और जिसमें जो स्टैट्स मुझे नजर आ रहे हैं उसमें यह कि सिंध की बात करूंगी स्पेसिफिकली मैं कि ज्यादती के वाकयात में इजाफा हुआ है और गुज़िश्ता बरस से दुगने केसेस रिपोर्ट हुए हैं। और मेरे पास ग्लोबल विलेज की भी एक रिपोर्ट है जिसमें रोजाना 8 बच्चे जो हैं वो सेक्सुअली अब्यूज भी होते हैं। नुसरत, बड़ा ही सेंसिटिव मामला है ये। ज़ैनब के वाकये में भी हमने बहुत आवाज उठाई थी, और लेकिन मसला ये है कि जब ऐसा कोई केस होता है हम जागते हैं और फिर हम सो जाते हैं। आपके इसके बारे में क्या राय है? शाजिया, ये बिल्कुल सही है
और मेरी भी यही राय है, मुझे भी यही लगता है कि एक वाकया होता है, जैसे आपने ज़ैनब का वाकया की बात की और बच्चों के वाकयात की बात की, कसूर का वाकया मैंने आपको याद करवाया जिसमें मल्टीपल बच्चे शामिल थे। अभी कुछ दिन पहले आपने बच्चियों के हवाले से, कोई सारा है, कोई सना है, इतने नाम है बच्चियों के, और ऐसा दिल दुखता है। हमारे पास बस एक वाकया होता है और उसके बाद वो सोशल मीडिया, क्योंकि आजकल ज्यादा उसकी एक पेनिट्रेशन है, सोशल मीडिया पर चीजें आती हैं, लोग उस पर अफसुर्दगी का एहसास करते हैं, इजहार करते हैं, और उसके बाद थोड़ा सा मीडिया पर भी चल जाता है, थोड़े से इदारे ऐसा लगता है मुतहरिक हो गए और उसके बाद दोबारा सब कुछ डाई डाउन हो जाता है, विच इज नॉट द सोल्यूशन ऑफ द सिचुएशन। देखिए अब ये सिचुएशन अलार्मिंग होती जा रही है, क्योंकि जिस तरह मैंने आपसे पहले बताया, आपको याद होगा कि वो बच्ची भी जिसका मुझे नाम याद नहीं है, उसको भी इसी तरह की तशद्दुद का निशाना बनाया गया। जो कुछ तो हमारी साइकोलॉजी किस तरफ जा रही है, हमारा जहन किस तरफ जा रहा है, ये सिर्फ खवातीन के लिए बुरा नहीं है, ये तो पूरी सोसाइटी के लिए। कोई सोच इस तरह पनप रही है कि वो अच्छे बुरे का डिफरेंस नहीं कर पा रहा, बड़े छोटे का डिफरेंस नहीं कर पा रहा, हैवानी इंसानियत का डिफरेंस नहीं कर पा रहा। तो आप ये सोचिए कि फिर वो मुआशरे में आपके दरमियान है तो वो आपको किस किस तरह से ठेस पहुंचा सकता है, किस किस तरह से वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। ये सिर्फ बच्चों का मामला नहीं है। ठीक है नुसरत, थोड़ा सा बच्चों का मामला है कि दिल पे लगने वाला। जी नुसरत, आपका थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है स्काइप का। मैं तंजीला से ये सवाल उनको थ्रो करना चाहूंगी। तंजीला, इसके पीछे क्या नजर आता है? आप क्या इसके ग्रास रूट लेवल पे अगर हम बात करें तो क्या जहनी मर्ज है कोई, या फिर इंटरनेट और मोबाइल का जो गलत इस्तेमाल है वो है? ये इतने डेस्परेशन क्यों हमारी सोसाइटी में आ गया है अब? शाजिया, थोड़ा सा गहरा है मसला। सिर्फ इंटरनेट का गलत इस्तेमाल की बात नहीं है या बीमारी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि ये बीमारी है, लेकिन ये बीमारी हमारे मुआशरे ने खुद ही पैदा की है। आप देखिए कि अगर एक तो ये कि आपने दुनिया के साथ चलना था तो आपने अपने बच्चों को और अपने मुआशरे को उतना हवादार नहीं रखा। मुआशरा बहुत घुटन वाला है, और मुआशरा जो घुटन वाला है उसकी भी वैलिड रीजंस है हमारे पास, क्योंकि जाहिर है लोग डरते हैं, बच्चों को बाहर निकालने से भी डरते हैं। लेकिन हमारे मुआशरे में गुफ्तगू जो है वो बंद रही है। हमारे मुआशरे में जिन मौजूआत पे आज मैं और आप बैठ के बात कर रहे हैं, शायद हम दोनों भी 10 साल पहले, जब हम दोनों खुद सहाफी भी थी, हम इन मौजूआत पर बात करते हुए झिझकती थी। आज हम नहीं झिझक रही, क्योंकि जाहिर है वक्त के साथ बहुत सारी चीजें तब्दील हुई हैं। पेरेंट्स बच्चों से बात नहीं करते। हमारे यहाँ सेक्स एजुकेशन बिल्कुल नहीं है। हमारे यहाँ एक अजीबो गरीब किस्म का डर है, और उस डर के साथ कुछ तो वैलिड रीजन है, जैसे मैं कह रही हूँ कि कुछ तो ऐसी वजूहात हैं कि जिनको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते, लेकिन उसके नुकसानात बहुत ज्यादा हैं। एक तरफ आपका बच्चा कुछ नहीं जानता, उसको दुनिया का सेक्स एजुकेशन के हवाले से उसको कौन उसको एक्सप्लॉइट कर सकता है, कहाँ वो वायलेट होता है, उसके राइट्स क्या है, कुछ नहीं पता। और फिर अचानक से उस बच्चे के हाथ में एक मोबाइल आ जाता है जहाँ पे दुनिया की हर चीज है। तो जब वो ट्रेन ही नहीं है, जब उसको पता ही नहीं है कि ये जो सारी दुनिया आपने उसके हाथ में थमा दी है, इस दुनिया से उसको नुकसान क्या हो सकता है और उसका फायदा क्या। एक तो बच्चों के हवाले से तो ये बात है। रही बात जो बड़ों की है, तो ये उस घुटनज़दा मुआशरे का हिस्सा है कि जहाँ पे आपने एक चीज को कह कह के इतना अट्रैक्टिव बना दिया, आपने इतना फासला सारी चीजों में रखा और आपने बगैर समझाए। देखें, जब आप बच्चे को ये कहते हैं ना कि आपने यहाँ पे नहीं जाना, इसके बाद आप गिर जाएंगे और आप गिरेंगे तो आपको चोट लगेगी, तो वो बच्चा वहां पे नहीं जाता। लेकिन जब आप झड़क के एक बच्चे को ये कहते हैं ना बस यहाँ नहीं जाना, और आप उसको वजह नहीं बताते कि यहाँ पे क्यों नहीं जाना, आगे खाई है, आगे कोई गहरी चीज है, आगे कोई चीज पड़ी है जिससे टक्कर हो सकती है, बच्चे को समझाना पड़ता है। तो हमारे मुआशरे में हमें समझाया नहीं गया। हम जैसे कुछ लोग हैं जिन्होंने खुद सीखा, जिन्होंने किताबें पढ़ी, आप लिटरेचर नहीं पढ़ाते। मतलब मेरे कहने का मतलब ये कि हमारा मुआशरा हवादार नहीं है, इतनी घुटन है, कोई खिड़की नहीं, कोई रोशनदान नहीं, कोई दरवाजा नहीं खुला, और आपने जानवर के जानवर पूरे के पूरे बड़े कर दिए हैं, जिनको लगता है कि कोई भी इंसान, चाहे वो बच्चे की शक्ल में हो चाहे बच्ची की शक्ल में हो, अगर आपको कहीं अनअटेंडेड मिल गया, चाहे वो औरत हो चाहे वो मुर्दा जिस्म हो, अगर उस पे कोई मुहाफिज नहीं खड़ा, कोई रखवाली वाला नहीं खड़ा, और कोई आपको देख नहीं रहा, तो इसका मतलब है कि आपके लिए जायज है, आपके लिए हलाल है कि आप इसके ऊपर हमलावर हो जाए।
ये कितनी घिनौनी बात है ना, ये मतलब सोच के आपको घिन आती है, ये बात करते हुए आपको घिन आती है, लेकिन एक्चुअली आपके माशरे में यही हो रहा है। फिर हमने कुछ और चीजें भी की जो हमने गलत की, हमने जस्टिफिकेशंस बहुत पैदा कर ली। हम जुराइम को जो है उसकी मजम्मत करने के बजाय, हम जुराइम की सजा देने की बजाय उन वजूहात पे पर्दा डालना शुरू हो गए। हमसे मुराद हमारा मुआशरा इतनी दिहाइयों तक कि हम कहते थे अगर आपने कपड़े पूरे पहने तो फिर आपको कोई तंग नहीं करेगा। भाई 3 साल की बच्ची ने क्या ऐसा पहना होता है कि उसको रेप करते हैं आप? मदरसे के बच्चों का हाल देख ले तंजीला आप। ठीक है, मुर्दे ने ऐसा क्या पहना है, मदरसे के बच्चों ने ऐसा क्या पहना है कि आपने गलत तौजीहात पेश की, आपने गलत वजाहतें दी, आपने गलत वजहें ढूंढी, और ये सब चीजें करते करते आपने एक ऐसा मुआशरा बना दिया कि जहाँ पे आप गलत और सही की तमीज मुकम्मल तौर पे खत्म हो गई है। और इसका हल यही है, बार बार बात करना, इस मुआशरे को तब्दील करना, माँ बाप बात करें या साथ बात करें। और हमने जो ये देखें, आपकी जो जेंडर है, मतलब जो आपकी सेक्स है कि आप फीमेल हैं, मेल हैं, ट्रांसजेंडर हैं, हम सेक्स का लफ्ज भी इस्तेमाल नहीं करते। बिल्कुल ऐसा ही है। हमने अब आके अपने परफॉर्मे में, नादरा वगैरह में मैंने देखा, और पासपोर्ट में कि अभी आपने वो जेंडर की जगह शायद सेक्स लिखना शुरू कर दिया कि आपकी सेक्स मेल है या फीमेल है। हमने इस लफ्ज को इतना वो बना दिया ना कि लोगों को ये अट्रैक्ट करना शुरू हो गया है। तो दैट इज वन रीजन ऑफ दिस बीमारी जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। नुसरत, मेरे पास तो अल्फाज भी नहीं हो रहे इस वक्त कि मैं आपसे इसको किस तरह डिफाइन करूं, क्या सवाल आपसे पूछूं। ये इतना घिनौना फेल है, ये हमारे मुआशरे का नासूर है, लेकिन आवाज तो बहरहाल हमारा काम है कि हम इस पे आवाज उठाते रहें। ये हमारे माशरे की पसमानदगी है कि हमने ये मुजरिम पैदा किए, हमारी सोसाइटी ने ये मुजरिम पैदा किए हैं। मुझे बताएं, क्रिमिनोलॉजी डिपार्टमेंट में मैंने एक रिसर्च की थी और उसमें यही कहा था कि ये जो सीरियल किलर के हवाले से एक बात आई थी, आपको याद होगा 16 साल पहले जावेद इकबाल एक शख्स था जिसने 100 बच्चों का कत्ल किया था रेप करने के बाद, और उसको किसी डब्बे में या कंटेनर में डाल के वो रखता था। वो केस कहाँ गया? उसको सजा उम्र कैद हुई। आप सोचे कि उसको सजा उम्र कैद हुई। हम वहीं पे फिर सवाल उठाएंगे अदलिया के निजाम पर, लेकिन क्या किया जाए ऐसा कि हम इन चीजों को काउंटर कर सके, इन चीजों को एड्रेस कर सके? शाजिया, आपने वो सोशल मीडिया पे तस्वीर देखी होगी जिसमें 2 लोगों को हैंग किया गया था, किसी दूसरे मुल्क की थी, और ये लिखा गया था कि जी ये वो लोग थे जिन्होंने बच्चों को ज्यादती का निशाना बनाया। ईरान की बात है ये गलीबन जी। और इस तरह का मामला पाकिस्तान में भी बहुत पहले एक बार हुआ था। और जो लोग तारीख से वाकफियत रखते हैं या उस जमाने के लोग हैं, वो ये कहते हैं कि उसके बाद कितने ही साल तक किसी की हिम्मत नहीं हुई थी वो काम करने की। तो एक तो बात हमारे पास ये हो गई कि हमारा निजाम इस कदर स्ट्रिक्ट होना चाहिए जुर्म के हवाले से कि लोगों को पता हो। देखिए शाजिया, एक ही शख्स है, जब वो पाकिस्तान में है तो वो कचरा बाहर फेंक रहा है, और वही शख्स है जब वो दुबई जा रहा है, इंग्लैंड जा रहा है, दूसरे किसी मुल्क जा रहा है तो वो बिल्कुल मैनर्ड हो जाता है और कचरा नहीं फेंकता। यहाँ लोग सीट बेल्ट नहीं लगाते, बाहर जाके सीट बेल्ट लगाते हैं। यहाँ कानून की पासदारी नहीं करते, पुलिस से नहीं डरते, बाहर जाके डरते हैं। ये एक ही इंसान है। नुसरत, कैसे करेंगे? सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, कैसे करेंगे? आपको जैनब का केस याद है? इमरान को जब सजाए मौत दी जा रही थी तो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट सामने आ गए थे, एनजीओ सामने आ गई थी, सजाए मौत पे सारे खड़े हो गए थे। बेशक सामने आ जाए शाजिया, लेकिन कुछ काम जिस तरह हुकूमत करती है, जिस तरह अदलिया, मुझे बताए उसके बाद किसको सजाए मौत मिली? ये मरवा वाला केस हुआ है, नवाज पकड़ा गया आज, क्या सजाए मौत? इनको तो बीच चौराहे पे फांसी देनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, इस पे तो कोई दो राय नहीं है शाजिया। मैं क्या, आप आम पाकिस्तानी से भी पूछे ना, आज सोशल मीडिया भरा हुआ है। आप फेसबुक उठा के देखिए, ट्विटर उठा के देखिए, लोग हैशटैग चला रहे हैं कि हैंग देम। इनको जरूरत ही नहीं है कि आप किसी किस्म की कोई भी स्पेस दें, क्योंकि मैं आपसे पहले भी जब बात करी थी शायद आप तक नहीं पहुंची थी। मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ कि जो हमारे यहाँ ये लोग जो बच्चों के साथ ये ट्रीटमेंट कर रहे हैं, औरतों के साथ ये सलूक कर रहे हैं, ये इनका सलूक यहाँ खत्म नहीं होता। ये हमारे मुआशरे की बर्बादी का आगाज होता है, क्योंकि वो शख्स जिसको छोटे बड़े की तमीज नहीं है, वो शख्स जिसको अच्छाई बुराई की तमीज नहीं है, वो शख्स जिसको हैवानियत और इंसानियत का फर्क नहीं पता, उसको आप मुआशरे में खुला छोड़ देते हैं कि जाओ भाई बाहर। आज एक को डैमेज किया,
कल तुम्हें पुलिस पकड़ लेगी, 4 दिन बाद तुम्हारी बेल हो जाएगी, फिर वापस आओ, फिर किसी को डैमेज करो, या फिर वापस आओ, या तो सुधर जाओगे या वापस आके और बिगड़ जाओगे और पाओगे जिस तरह आपने वो 100 बच्चों का किस्सा बताया, वो तो बच्चों की कोई चीज उन्होंने नहीं छोड़ी थी और वो तेजाब में उनको डिसॉल्व कर देना था। बच्चों की बॉडी में प्लास्टिक से लोगों को पता चला था कि इसने ये कार्रवाई की है। तो आप देखिए, जब हमारे पास, जब तक हम ऐसे लोगों को, वाकई आप बीच चौराहे पे कहें, आप कुछ भी कहें, ह्यूमन राइट्स, जब मैं ह्यूमन राइट्स वालों से सवाल करना चाहती हूँ कि जब वो दरमियान में आके खड़े हो जाते हैं ना टेररिस्ट के मामले में और इस तरह के लोगों के मामले में कि इनको सजाए मौत ना दे, तो मैं उनसे सिर्फ एक सवाल करना चाहती हूँ कि वो इसका हल बता दें, फिर वो ये जिम्मेदारी ले लें, वो इन लोगों को सीधा कर दें, वो ले लें, 1 साल ले लें, 2 साल ले लें, वो करके बताए ना, ह्यूमन राइट्स है ना, जहाँ वो इनके राइट का ख्याल कर रहे हैं वहां वो कोई लाया अमल दे दें कि जी ये लाया अमल है, इसके तहत जो है हमारे यहाँ के लोगों की ओवरहॉलिंग हो जाएगी और उसके बाद हमें कोई ऐसा इंसिडेंट देखने को नहीं मिलेगा। तो हमारे यहाँ और अदलिया को भी मेरे ख्याल में इस कदर मजबूर या लिमिटेड नहीं होना चाहिए। जो चीज जैसे करनी है उसको करने की जरूरत है, या प्रायोरिटी जिन केसेस की है, जिन मामलात की है, उनको प्रायोरिटाइज करना चाहिए। दिस इज हाई टाइम। शाजिया, आपके फोरम की तवज्जुह से मैं कहना चाहती हूँ, दिस इज हाई टाइम। हमारे यहाँ पिछले दिनों आपने वो भी देखा होगा जो एक खातून वकील को किडनैप कर लिया गया था। हमारे यहाँ ये हाल है। आप देखिए, किसी को किसी का डर नहीं है। मीडिया क्या हो गया, वकला क्या हो गए, आप और लोगों के केसेस जब सुनते हैं आप हैरान हो जाते हैं। मतलब कोई डर नहीं है, कोई सलीका नहीं है, किसी किस्म की कोई रोक टोक नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। चूंकि आप भी डायरेक्टर हैं ब्रेनफील्ड स्कूल की, मुझे ये बताइए कि अब जो ये हमने अपने बच्चों को वक्त से पहले बड़ा कर दिया और कर देना चाहिए जो हालात हैं उसके तहत, अभी ये अवेयरनेस की बात हो रही है, अब हम बच्चों को अवेयर भी कर रहे हैं, लेकिन कहा यह जाता है कि दीन से दूरी भी एक एलिमेंट है। लेकिन जो मदरसों का हम हाल देखते हैं, आपको याद होगा मानसहरा में एक बच्चे के साथ ज्यादती की गई थी तो JUIF के मुफ्ती किफायत साहब ने उस मुलजिम को पनाह दी थी। तो ये जब इस तरह की आला सरपरस्ती रहेगी तो हम किस तरह मुजरिम को कटहरे में लेकर आएंगे? अच्छा, जो आपने दीन की बात की ना शाजिया, ये तो बहुत ही अहम बात है। और देखिए, अगर दीन के जो मामलात हैं उनको उसी तरीके से जैसे हमारे मजहब में प्रीच किया गया है हम अपनी सोसाइटी में इम्प्लीमेंट करें तो हमारे लिए बहुत बेहतरी हो सकती है। आप देखिए कि पाकिस्तान में भी लोगों ने जब तालीम हासिल की थी तो वो मदरसों से ही की थी। ठीक तंजीला, मैं ये क्योंकि नुसरत का टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया उनके स्काइप पर, तंजीला आप क्या समझती हैं कि वाकई दीन से दूरी भी एक एलिमेंट है? इन तरह के ये जो हरकत होती हैं इसमें दीन को बदनाम किया हुआ है? देखिए, दीन से दूरी नहीं है। हमारे यहाँ बहुत, अब नमाजें भी हम पढ़ते हैं, मसाजिद, आप देखिए हम जो है वो मस्जिदों की तादाद बहुत बढ़ गई है। पहले हम देखते थे कि मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तकारीब होती थी वो बड़ी कम होती थी, अब बहुत ज्यादा हो गई हैं। बड़ा अल्लाह ताला का नाम है, हर सब चीजें हैं और जाहिर है उसकी तो जमानत खुद अल्लाह ताला ने ली है। दीन से दूरी का मसला नहीं है, मसला कम इल्मी का है। हम जो दीन पढ़ा रहे हैं हम समझा नहीं रहे, हम तोते की तरह रट्टे लगवा रहे हैं और हम जो उसकी रूह है, जो उसका मकसद है, हम वो नहीं पढ़ा रहे। हम कहते हैं जी कि वो बड़े सिपारे पढ़ लिए, नाजरा पूरा कर लिया, तो उसमें जो है वो बड़े खुश होते रहते हैं। सीखा क्या? फिर मसला ये है कि जब आपका पूरा मुआशरा झूठ बोल रहा हो, आपके माँ बाप झूठ बोल रहे हो, आप दूसरों की गिबत कर रहे हो, आप दूसरों के लिए वो चीज पसंद ना कर रहे हो जो आप अपने लिए पसंद करते हैं, बच्चा ये सब चीजें देख रहा होता है। तो इल्म अमल के बगैर तो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे रूह के बगैर एक जिस्म है। तो आपने तरबियत तो वो करनी है शाजिया जो आप अपने घरों में अपने रवैये से करते हैं। किताबें बच्चों की तरबियत नहीं कर सकती, किताबें बच्चों को लिखना और पढ़ना तो सिखा सकती हैं, तरबियत आपका मुआशरा करता है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये कि हम हर चीज में देखें, जितने भी अदयान हैं, अल्लाह ताला ने जो भी दीन दुनिया में जो भी मजहब रहे, जो भी किताबें उतारी, जो अखलाकी अक़दार है और जो इज्जत है वो उसमें सांझी है। कोई मजहब ये नहीं कहता कि आप औरत की इज्जत ना करें, कोई मजहब ये नहीं कहता कि आप किसी की जो है ना वो इज्जत लूट लें, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बच्ची हो, चाहे वो औरत हो, चाहे वो कोई गैर मजहब की खातून हो। हमने जो अपनी दुकानें खोली हुई है ना मजहब के नाम के ऊपर, और फिर हमने माजरत के साथ हुकूक के नाम के ऊपर भी हमने दुकानें खोल ली। इन दुकानों से हमें बड़ा नुकसान पहुंचा। इन लोगों की दुकानें तो चमकना शुरू हो गई, लेकिन हमारे माशरे में अच्छाई जो है वो दिन ब दिन मुझे तो कम होती भी नजर आती है। ऐसे ही है। हमने टॉलरेंस नहीं सिखाई,
हम बात बात पे गाली देने पे आ जाते हैं, बात बात पे गिरीबान पकड़ते हैं, बात बात पे कत्ल कर देते हैं। फिर शाहीना का आपने शुरू में जिक्र किया था, औरत के कत्ल को एक इंसान के कत्ल के तौर पर भी हमारी रियासत ट्रीट नहीं करना चाहती, उसमें ऑनर किलिंग आ जाती है। उसमें भाई एक इंसान मरा है ना, चाहे वो कोई भी मरा है, आपको कत्ल को कत्ल के तौर पे ट्रीट करना चाहिए। दीन को सिखाने की जरूरत है। दीन पढ़ा बहुत लिया आपने, दीन सिखाएंगे आप कैसे, जब आप खुद उस पे अमल करेंगे। खुद आप अमल, जैसे मैं पहले कह, खुद कैसे अमल करेंगे। हमारी तो मतलब मेरी जो उम्र है और मेरी से दो बड़ी जो जनरेशन है, हम लोगों ने तो नहीं पढ़ा तर्जुमा, हम लोगों ने तो नहीं सीखा मफहूम, हम लोगों ने तो अमल करना नहीं सीखा। और जब हमें अमल करना नहीं सीखा, हम अपनी अगली नस्ल को क्या सिखाएंगे। तो हम हर चीज में जो इस्लाम की एक तशरीह को लेके लाने की कोशिश करते हैं, हम अपनी जिम्मेदारियों से भागते हैं। और हमें ये बड़ा सूट करता है कि हम अचानक से कह दें कि बस दीन से बड़ी दूरी है, इतना कह के हम अपनी जान छुड़ा लेते हैं। हमें बहुत एक्टिव, और फिर सबसे बड़ी जो ज्यादती है ना शाजिया, वो ये है कि हम मजम्मत करते हैं। हम आज आप देखिए ट्रेंड चल रहा है, कल परसों तक आप भूल भाल जाएंगे। ऐसे नहीं मुआशरे, ऐसे नहीं मुहज़्ज़ब होते मुआशरे, ऐसे नहीं मजबूत होते मुआशरे। बगैर किसी गरज के, बगैर किसी लालच के, बगैर किसी शोहरत की हिरस के, इस तरह के मामलात में हमेशा अपना किरदार अदा करते रहते हैं। तो मेरी तो एनजीओज वालों से भी ये गुजारिश है, इसके ऊपर बहस अपनी जगह पे है कि क्या जो आपकी पनिशमेंट है, फांसी की सजा होनी चाहिए, सजा मौत होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, ये बहस एक अलग बहस है। वो नफ्सियाती हवालों से, वो मुआशी और मुआशरती हवालों से एक मुख्तलिफ बहस है। लेकिन आपने इस मुआशरे में तरबियत के लिए क्या काम किया। आप सिर्फ अपने घर को अगर महफूज करके समझते हैं कि आपने बड़ा कोई कंट्रीब्यूशन कर लिया, तो आपका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। जैसे ही आपका बच्चा आपके घर के बाहर कदम रखता है, वो गैर महफूज हो जाता है। चाहे वो किसी इलीट का बच्चा हो, चाहे वो किसी सहाफी का बच्चा हो, चाहे वो किसी मौलवी का बच्चा हो, चाहे वो किसी वजीर का बच्चा हो, चाहे वो किसी पुलिस वाले का बच्चा हो, यहाँ पे कोई भी महफूज नहीं है। किसी के पास भी ये यकीन ही नहीं है शाजिया। कल से मैं, आप भी, हम दोनों बहुत सारे ग्रुप्स पे इकट्ठी हैं। आप देखें, कल से खवातीन लिख रही हैं, भाई मेरे घर वाले कह रहे हैं हम अकेले बाहर नहीं जाना। आप ये स्पेस छीन रहे हैं औरतों से, बिल्कुल। और जो सीसीपी और लाहौर जैसे लोग हैं, इनको भी कोई ना कोई, इनकी भी पनिशमेंट, इनका भी एहतसाब होना चाहिए कि आप रियासती इदारों में बैठे हुए हैं और आपकी सोच ये है कि आप समझते हैं कि अगर कोई भी औरत, कोई भी लड़की अकेली बाहर निकले, तो इसका मतलब है कि प्रोटेक्शन देना उसको रियासत का काम नहीं, उसके घर वालों का बिल्कुल, काम। बिल्कुल। दिस इज वेरी सैड। ठीक है, बड़ी अच्छी बात की आपने तंजीला। और लाजमी सी बात है कि तमाम इदारों को कलेक्टिवली मिलकर काम करना चाहिए। हम इसी तरह आवाज़ उठानी चाहिए, मुआशरे के इस नासूर को जो है वो जड़ से उखाड़ फेंकना चाहिए। कानून को सिर्फ कागज़ की हद तक नहीं रहना चाहिए। और आखिर में अदलिया का बड़ा अहम किरदार है। जब तक जज़ा और सज़ा का अमल नहीं होगा, इस तरह के मुजरिम पैदा होते रहेंगे। मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। शाज़िया खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के पान।